प्यारे छात्रों, इस लेक्चर में हम लोग जैव विविधता को समझेंगे कि जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी क्या होता है। उसके पहले समझते हैं कुछ चीज़ों को। अनुभव ही हमें आने वाली विपदाओं से लड़ने का हौसला देता है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जो भी अनुभव मिलता है वो उससे हम सावधान रहते हैं और आने वाली जो संभावित विपदाएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, उससे लड़ने में हमको आसानी होगी और एक हौसला प्रदान होता है। इस समय जब पूरा देश, पूरे विश्व में एक कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, उसके पीछे तमाम बड़े बड़े वैज्ञानिक, चिंतक, सामाजिक चिंतक, पर्यावरण चिंतक, आर्थिक सलाहकार, आर्थिक विशेषज्ञ, बड़े बड़े औद्योगिक विशेषज्ञ या सलाहकार अपनी अलग अलग बातों से ये बताना चाहते हैं कि अब आने वाले समय में जो हम लोग आर्थिक वैश्वीकरण की बात करते थे, अब आर्थिक वैश्वीकरण की जगह पे सांस्कृतिक वैश्वीकरण दिखाई देगा। यानी अगर हम लोग बात करें तो आर्थिक वैश्वीकरण न होकर के सांस्कृतिक वैश्वीकरण होगा, जिसमें पर्यावरण के जो अभिन्न अंग हैं, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, हवा पानी हो गया, मिट्टी हो गई, पर्यावरण हो गया, इसको लोग बहुत महत्व देंगे और देना है, अनिवार्य रूप से देना है। आज जिस हम लोग विषय में बात करेंगे, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, उसे हम जैविकी संसाधन भी कहते हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। बायोलॉजिकल रिसोर्सेस क्या होता है? अगर हम बायोलॉजिकल रिसोर्स को समझें तो पृथ्वी पर केवल जाति तो अगर हम इसको समझें तो पृथ्वी पर केवल जाति स्तर यानी जो भी स्पेसीज हैं, अन्य जैविकी यानी बायोटिक स्तर पर सजीव जैसे जैव अणु से लेकर जीवोम यानी बायोम तक विविध प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं। यानी अणु से लेकर के बायोम तक विविध प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं। इसके अध्ययन को जैव विविधता कहते हैं। अब इनके विषय में अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसे जैव विविधता कहा जाएगा। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि जैव विविधता किसी एक वर्ग को नहीं, बल्कि सृष्टि में, पूरे विश्व में, धरती पर, हवा में तैरने वाले, पानी में चलने वाले, धरती पर चलने वाले, मिट्टी के अंदर जितने प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट मकोड़े, पशु पक्षी जो भी हैं, सब जैव विविधता के अंग हैं। अब इस जैव विविधता को हम लोग 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला भाग होता है जिसे हम लोग आनुवांशिक विविधता कहते हैं, यानी एक जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी में एक ही वितरण के क्षेत्र में विविध प्रकार के प्रजाति हो सकते हैं। यानी एक ही क्षेत्र में
कई प्रकार के प्रजातियां हो सकती हैं। उदाहरण के अगर रूप में देखें तो हिमालय में एक औषधि पौधा पाया जाता है जिसे हम लोग राउ वोल्फिया वोमिटोरिया के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर से रेसरपीन नामक एल्केलाइड का निर्माण होता है, जिसे निर्माण होता है। यह हिमालय के विभिन्न श्रेणी यानी कई लेवल पे, कई स्तरों में पाया जाता है, जहाँ पर जो रेसरपीन है, जो उसके अंदर से तत्व निकलता है, उसकी क्षमता में विभिन्नता हो सकती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि उसकी अलग अलग स्तर पे वही चीज़ रहेगा, लेकिन उसके अंदर विभिन्नता पाई जा सकती है। बहुत सामान्य अगर संक्षेप में समझे तो धान को ले सकते हैं। धान के अंदर, भारत के अंदर अगर धान की प्रजाति की बात करें तो 50,000 के आसपास धान की प्रजाति भारत में पाई जाती है। अगर हम यही कहें तो जो जंगलों में धान की खेती होती है, जहाँ खाद वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ पे बिल्कुल जैविक धान होता है, पुरानी पद्धति से होता है, उसकी प्रजाति अलग है। थोड़ा सा अगर हम लोग तराई क्षेत्र में आ जाएं, जहाँ पे पानी की उत्तम व्यवस्था है, वहाँ पर तो अगर हम कहें धान के विषय में, तो धान भी जो है अलग अलग क्षेत्रों में उसकी अलग अलग प्रजाति हो सकती है कि एक रहे, लेकिन उसके गुणों के अंदर, उसके उत्पादन के अंदर, प्रतिरोधक क्षमता के अंदर परिवर्तन हो सकता है, होता है, जिसे हम आनुवांशिक डाइवर्सिटी यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी, आनुवांशिक विविधता कहते हैं। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि जातीय विविधता, यानी इसको हम कह सकते हैं कि स्पेसीज डाइवर्सिटी। जातीय विविधता क्या होती है? जातीय विविधता जैसे कि अगर हम ये कहें तो पश्चिमी घाट के अंदर जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भारत के दक्षिणी भागों में पाया जाता है। पश्चिमी घाट में कर्नाटक, केरला और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा आ जाता है। पूर्वी घाट में भी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का कुछ भाग आ जाता है। तो ये दोनों पश्चिमी और पूर्वी घाट में होते हैं, जहाँ भारत की अधिकतर जैव विविधता पाई जाती है। अब अगर हम कहें तो पश्चिमी घाट के जो सरीसृप होते हैं, यानी जो भी वहाँ पे जीव जंतु कीड़े मकोड़े होते हैं, वो पूर्वी घाट से अधिक हो सकते हैं। यानी उनके अंदर डाइवर्सिटी, पश्चिमी घाट के अंदर डाइवर्सिटी पूर्वी घाट के तुलना में अधिक हो सकती है। इसे हम कह सकते हैं जातीय विविधता। तीसरी आती है जिसको हम लोग पारिस्थितिकीय विविधता कहते हैं, यानी उसको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैसे अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान में वहाँ पे जो कीट पतंगे होते हैं, वहाँ जो जीव पाए जाते हैं, उनमें ऊँट हो सकता है, छिपकली हो सकती है, सांप हो सकते हैं और पौधों में खजूर हो सकता है। इस प्रकार से वहाँ पे जो कम पानी में या पानी के कम उपभोक्ता होते हैं वो रह सकते हैं। वही अगर हम बात करें जो हमारे पूर्वी भारत की, जिसे हम लोग भारत के अंदर मलाया क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे बहुत बरसात होती है, जहाँ पे 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और बैजंतिया। वहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं, वहाँ पे गैंडा, हाथी, बंदर, चमगादड़, गिलहरी, नेवला, जल भैंस और भौंकने वाला मृगा, गंधविलाव और गिब्बन, यानी भारत का अकेला जो कपी होता है, वो वहाँ पाया जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी ये हमारा
पारिस्थितिकीय विविधता कहा जाएगा। हमारे देश के अंदर भी कई प्रकार की ऐसे मुहिम चल रहे हैं। अब इसके हम महत्व को समझते हैं कि बायोडायवर्सिटी की आवश्यकता क्या है। अक्सर लोग कहते हैं कि जैव विविधता खतरे में है, बायोडायवर्सिटी पे बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं। इसके लिए अभी हम लोग जो जिस महामारी से जूझ रहे हैं, यानी कोरोना जैसी महामारी है, हम हमेशा से, यानी अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका के अंदर, अमेरिका में एक अमेरिका में न्यूयॉर्क है, एक जगह न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क के अंदर एक ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर है। वहाँ पे उसके गेट पर, उसके फाटक पे एक दर्पण लगाया गया है, और उस दर्पण के सामने जो भी व्यक्ति जाता है उसके ऊपर कुछ लिखा गया है। उस पे क्या लिखा गया है कि आप संसार के सबसे खतरनाक और विध्वंसक प्राणी को देख रहे हैं। अर्थात शीशे में आदमी खुद को देखता है, अपने को देखता है, और उसको पढ़ता है कि आप संसार के सबसे विध्वंसक प्राणी को देख रहे हैं। यानी मनुष्य अपने दिमाग से, अपने क्रियाकलाप से सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी पर उत्पात मचाता है, जिसका एक दुष्परिणाम वर्तमान में कोरोना वायरस से जूझ रहा है। अब कैसे उत्पात मचाता है, अगर हम इसको कैसे खतरे में हैं, तो पहली चीज़ हम अगर समझें तो जो हमारे वन्य जीव होते हैं उसके वास स्थानों का विनाश करके, यानी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों का विस्तार होगा, लोग जंगलों को काटेंगे, जंगलों में जीव रहते हैं, जीव कहाँ जाएंगे, घर के न होने के कारण वो बाहर निकलेंगे, जिसे मनुष्य या तो खा के मार कर खा जाएगा या उसे किस तरीके से क्षति पहुंचाएगा, तो धीरे धीरे वो लुप्त प्राय हो जाएंगे। यानी इस प्रकार से पहला जो घटना है, यानी जो वन्य जीवों की जो उनके रहने का स्थान है, उसको आदमी की संख्या बढ़ने का खतरा हो रहा है, इसलिए वो लुप्त प्राय हो रहे हैं। दूसरा कारण कि जो वन्य जीवों का प्रत्यक्ष विनाश है, यानी इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो वन्य जीव होते हैं, पहले से ही राजा महाराजा जंगलों में जाते थे शिकार करने के लिए। वहाँ उनको शौक़ था कि नहीं, हम शेर का शिकार करेंगे, चीते का शिकार करेंगे, तमाम प्रकार से। तो ये जो एक और भी कई प्रकार हो सकते हैं। जंगली खाल के लिए लोग जानवरों को मार देते हैं, हिंसक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष तरीके से वन्य जीवों का विनाश कर देते हैं लोग। उससे भी हमारा जो वन्य जीव संकट है, जो स्पेसीज़ है, उसको खतरा उत्पन्न होता है और हो रहा है, उसी से उनकी संख्या कम हो रही है। तीसरा जो आता है उसमें जनसंख्या वृद्धि और भूमि अधिग्रहण, यानी जो जैव विविधता है, यानी बायोडाइवर्सिटी है, उसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम ये है कि जनसंख्या बढ़ती है, लोग जंगल में जाते हैं, जंगल को काट देते हैं, वहाँ खेती करते हैं। वहाँ का जो भी जंगल है, जो मूल्यवान जंगल है, जिससे बरसात होती है, हवा बनी रहती है, पर्यावरण संतुलित रहता है, उसको काट देते हैं, जिसके कारण पर्यावरण प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होता है, जैसे बाढ़, अकाल, तूफान, प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होने लगती है। और मनुष्य अपने क्रियाक्रम में लगा रहता है, वो ज़मीन को बंजर कर देता है, फिर कोई नई ज़मीन देखता है, वहाँ जाता है, वहाँ खेती करता है, फिर उसको बंजर कर देता है। इस तरीके से तीसरी चीज़, चौथी चीज़, प्राकृतिक जो वास स्थान है उसका भौतिक परिवर्तन कर दिया गया। यानी जहाँ जहाँ पर प्राकृतिक स्थान थे उनको बदल दिया गया, उनके स्थान पर मनुष्य ने अपना कब्जा कर लिया। कहीं फैक्ट्री लग गई, कहीं प्लांट लग गए, कहीं क्या लग गया, कहीं क्या लग गया। इसकी वजह से जंगलों को काट काट करके भौतिकता में बदल दी गई। इसलिए वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु, वहाँ के रहने वाले पेड़, वहाँ जो उपजे हुए पेड़ पौधे, वहाँ छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, क्योंकि प्रकृति के अंदर
एक साइकिल बना हुआ है, एक चक्र बना हुआ है जिसमें सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए ये जो है ये ये पांचवा खतरा है। इस पांचवा कारण है कि किस तरीके से हमारा डाइवर्सिटी को खतरा है। चौथा, जो हमारा अगला यानी जो जिसको हम लोग दावानल कहते हैं, दावानल यानी इसको अंग्रेजी में फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग कहते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में, अमेज़न में, इंडोनेशिया में जो जंगल में आग लगी हुई है, असल में ये जंगल की जो आग है, आग का आविष्कार 5 लाख वर्ष बहुत पहले हो चुका था। जावा के कपी मानव इसको आविष्कारित किए थे, जिसका परिणाम हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। यानी जंगल की आग, असल में आग की उपयोगिता कहीं और थी, लेकिन लोगों ने जो जो जंगलों में घूमते हैं, पशु को चराते हैं, उसको जंगल को साफ़ कर देते हैं वहाँ रहने के लिए, वहाँ चारागाह बनाने के लिए जंगल को जला देते हैं, आग लगा देते हैं, जिसके कारण मनुष्य के इस चीज़ों के कारण जंगल को भी खतरा है। और तमाम ऐसे समाचार में आते रहते हैं कि जंगलों पे जो आग लगी है उसको काबू पाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ये उसी का परिणाम होता है जो मानव कर रहा है। मानव का जो दिमाग है उसका ये बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। तीसरा जो अगला आता है वो राजमार्गी परिवहन यानी हाईवे ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। हाईवे ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं, वो जंगल के बीच से जाते हैं। रेलवे लाइन बनती है, वो जंगल के बीच से जाती है। जंगली जीवों को पता नहीं होता है कि इस पर कौन सी गाड़ियाँ चल रही हैं, क्या कैसे, तो वो जंगल से जब जंगल में घूमते रहते हैं तो कभी हाईवे पे चले जाते हैं। असम में, केरला में और कई शहरों में अक्सर अखबार में आता है कि हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पे आ गया, कट गया, या और नीलगायों का झुंड आ गया, कट गया। तो इस तरीके से जो हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रहे हैं, इस तरीके से भी हम उनके निवास स्थान को खतरा उत्पन्न कर रहे हैं और जैव विविधता को क्षति पहुंचा रहे हैं। अगला आता है कि जो पारिस्थितिकी बाधाएं हैं यानी इकोलॉजिकल जो डिसबैलेंसेस हैं, यानी कभी भूकंप आ गया, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया, इस तरीके से उत्पन्न होता है तो वो आपस में भागने का प्रयास करते हैं। कभी पानी सूख गया, ह्यूमन की एक्टिविटी है भाई, पशु पक्षी तो पानी कम करेंगे नहीं, आदमी पानी का दोहन करता है, वनों को काटता है, जिससे सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाते हैं, मरुभूमि हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी जो एक इकोलॉजिकल डिसबैलेंस उत्पन्न होता है जिससे उनको क्षति होती है, वो भूख प्यास से मर जाते हैं। अगला जो आता है स्थानीय दबाव यानी जो लोकल प्रेशर्स होते हैं, यानी जैसे पशुओं को चराने के लिए चारागाह चाहिए, तो चारागाह के लिए शहर में तो चारागाह मिलेंगे नहीं, जंगल में मिलेंगे। जंगल में कहाँ मिलेंगे, जब पेड़ रहेंगे तो पेड़ों को काटा जाएगा, आग लगा दिया जाएगा। कुछ लोग अपना जो भोजन है वो, जैसे चाइना हो गया, चाइना तो इसके लिए नंबर 1 पे माना जाता है जंगली जीवों को खाने के लिए। वहाँ तो बहुत बड़ा एक मीट मार्केट भी है जहाँ से लोग कहते हैं कोरोना वायरस निकल के आया है। असल में कोरोना वायरस वहाँ से, उसके मीट मार्केट्स नहीं निकल के आया है, वो उसकी एक दिमाग की अधिकता थी, विज्ञान का दुष्प्रभाव था। हम लोग कहते हैं ना कि विज्ञान एक वरदान है कि अभिशाप, तो अभिशाप है। तमाम जो वहाँ के वैज्ञानिक हैं, स्टूडेंट्स हैं, इस तरीके से भी हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारा शिक्षा के क्षेत्र में जो भी रिसर्च होता है, चाहे वो मेढक को मार करके लोग ऑपरेशन करते हैं या अन्य जीवों को मार करके जो लोग ऑपरेशन करते हैं, या उनके साथ जो भी अपना उनके ऊपर शोध अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, जैसे मेढक हो गया, चूहा हो गया, इस तरीके से लोग जो लोकल प्रेशर है उसके कारण पशुचारण करते हैं, शिकार करते हैं, लकड़ी काट देते हैं और मछली मारते हैं और जो भी है मतलब उसका उपभोग करते हैं, जिसकी वजह से पारिस्थितिकी जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उसको क्षति पहुंचती है। अगला जो कारण है उसमें है वन्य उत्पादों के लिए मनुष्य का लाभ, यानी जो भी फूल है, जड़ी बूटी है, इमारती लकड़ी है, जो भी वन उत्पाद है, उसके लिए मनुष्य हर तरीके से प्रयास करता है कि कैसे वो कब्जा कर ले उसको,
काट ले आता है, फूलों को ले आता है, जड़ी बूटियों के लिए पेड़ पौधों को काट देता है। तो इस तरीके से भी हमारा झूम की खेती भी उसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग अलग अलग क्षेत्रों में पहाड़ियों पे जो ढलान जैसा जगह होता है वहाँ पे खेती करते हैं और फिर वहाँ पे जंगल काटते हैं, फिर कुछ साल खेती करते हैं, फिर वो मरुभूमि हो जाती है, फिर वहाँ उसको छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग करके जंगल को काटते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड लोकल प्रेशर। तो इस तरीके से अन्य कारणों में कह सकते हैं कि जो वन्य जीवों की जो हमारे वास स्थानों का जो विनाश है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। और जो भी हमारे वन्य जीव हैं, वन्य प्राणी हैं, उनके लिए जो मनुष्य का लाभ है, चाहे चमगादड़ लोग चमड़े के लिए जानवरों को मार देते हैं, हाथी दांत के लिए हाथी को मार देते हैं, औषधियों के लिए पेड़ को काट देते हैं, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए सुगंधित द्रवों के लिए लोग पेड़ों को काट देते हैं, साज सज्जा के लिए इमारती लकड़ियों को काट देते हैं, स्मृति चिन्हों और संग्रहालय निर्देशों आदि के लिए जानवरों को मारा जाता है। ये सब चीज़ें जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारी जैव विविधता है, उसके लिए खतरा उत्पन्न होता है। और एक उसमें कारण ये भी है कि जो ऋतुनिष्ठ प्रवासी वन्य प्राणियों की जो आपदा है, यानी जो साइबेरिया पक्षी, जो हमारी ऋतुनिष्ठ प्रवासी जो पक्षियाँ हैं, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि साइबेरियाई पक्षी आते हैं भारत के अंदर, जब भारत के अंदर आते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्ट वहाँ से उड़ेंगे और इंडिया में चले जाएंगे। बीच में कहीं रुकने के लिए उनको निवास स्थान चाहिए। जहाँ रुकने के लिए निवास स्थान की बात होती है, अब वो निवास स्थान लोग काट दिए हैं, तो अब क्या होता है, उनके ठहरने का स्थान नहीं है, तो उनके अंदर विचित्रता आ जाती है, वो इधर उधर भटक जाते हैं। जब भटक जाते हैं तो लोग शिकार कर लेते हैं या कहीं कैसे भी करके अपने मूल मार्ग तक वहाँ से न आ पाते हैं, न यहाँ से पुनः वो जा पाते हैं। इसके कारण भी उनका पतन होता है और डाइवर्सिटी को खतरा उत्पन्न होता है। पहले भी हमने चर्चा किया कि शिक्षा और अनुसंधान के लिए जो हमारे वन्य प्राणी हैं उनका भी उपयोग किया जाता है, जैसे मेढक हो गया, चूहा हो गया, और रहीसस बंदर हो गए, सर्प हो गए, चमगादड़ हो गए, जो कि आपने देखा कि कोरोना जैसी महामारी के लिए चमगादड़ों का रिसर्च किया गया। गिनी चूहे हो गए, या स्वादिष्ट मांस के लिए मॉरिशस में एक डोडो पक्षी होती है जो कि विलुप्त हो गई है। ये भी विलुप्त हो चुकी है। और ऐसे 120 स्तनीय प्राणी हैं जो कि विलुप्त हो गए हैं भारत में, और 225 प्रजातियां होती हैं जो भारत के अंदर विलुप्त हो गई हैं, अब वो नहीं मिल सकती। इसलिए हमको ये समझना होगा कि बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है और क्यों हमको इससे बचाना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी में जो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, अनुवांशिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, अनुवांशिक इंजीनियरिंग के लिए भी जब किसी पौधे को, जैसे सूखा पड़ रहा है, तो अगर कोई धान का फसल है, वो कम पानी में उसको तैयार करना है, तो हमें उसके लिए किसी और से जो उसकी अनुवांशिकता, जो भी उसका डीएनए होगा, किसी और से उसका लाना पड़ेगा, वहाँ से हम उस पौधे में लेके ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरीके से जो रिसर्च कार्य हैं, अगर पुरानी प्रजातियां जंगलों में नहीं रहेंगी या इस प्रकार की प्रजातियों को अगर हम विलुप्त कर देंगे, तो हम आगे का जो मार्ग है उसको प्रशस्त नहीं कर पाएंगे और हम हमेशा एक संकट की ओर जाते रहेंगे।